अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। 3 दिन तक मुल्क यरगमाल बना रहा। मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद एहतजाज होते रहे। जत्थों की तरफ से ताकत का मुजाहरा करके रियासत की रेंट को चैलेंज किया जाता रहा। पंजाब में पुलिस एहलकारों को उनकी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों से उतारकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्हें यरगमाल बनाया गया, उन्हें अगवा किया गया, उनसे नारे लगवाए गए, उन्हें मारा गया। अब तक 2 पुलिस एहलकार शहीद और 340 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, इस एहतजाज के दौरान सड़कें बंद होने की वजह से एम्बुलेंसेस ट्रैफिक में फंसी रहीं, अस्पतालों को ऑक्सीजन की फराहमी मुतासिर हुई और इस पूरी सूरत हाल में रियासती रेट नजर नहीं आई। मगर आज बिलाखिर हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। आज वजीर दाखिला शेख रशीद ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया और ये समरी पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद अभी काबीना को भेजी जा रही है। थानों पे हमले हुए हैं, पुलिस को अगवा किया गया है और नहते पुलिस वालों को चौकों में पकड़ के मोटरसाइकिलों से उतार के मारा गया है। आपने एम्बुलेंसेस रोकी हैं, आपने वो ऑक्सीजन जो सैकड़ों कोविड-19 के मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स के लिए जा रही थी, उनके रास्ते में रुकावट की है। मुज़ाकरात में आने से पहले वो अपनी सारी सोशल मीडिया पे रिकॉर्डिंग करा के आते थे कि इस चौक को यहाँ से बंद करना है, मोटरवे को ये करना है, GT रोड को ये करना है। सो दे वर मोर प्रिपेयर्ड देन अस। जो तकाजा वो मसवदे का कर रहे, वो इस मुल्क की दुनिया में जो है एक इंतहा पसंद मुल्क के नाम से पैगाम देने के लिए हम तैयार नहीं थे। हम कम लफ्ज़, कम नर्म, शाइस्ता और पार्लिमानी ज़बान में वो करारदाद ला रहे थे जो उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दी। मैंने जो पंजाब से पास होकर करारदाद आई उसको अप्रूव करके कैबिनेट में तहरीक तालिबान पर पाबंदी लगाने की समरी भेज दी। तहरीक लब्बैक एक ही मुँह से निकल गया। आज तीसरे दिन भी तहरीक लब्बैक के मुजाहिरीन के हाथों कई शहरी यरगमाल बने रहे, शहर यरगमाल बने रहे। लाहौर में मेट्रो बस स्टेशन में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। मुजाहिरीन मेट्रो का जंगला फलांकर जान बचाने की कोशिश करने वाले पुलिस एहलकार को मारते रहे। पुलिस एहलकारों ने जनरल अस्पताल में घुसकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद मुजाहिरीन ने जनरल अस्पताल पर धावा बोल दिया। अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर डंडे मारे गए। जिला कसूर में भी रुकावटें हटाने पर मुजाहिरीन ने पुलिस पर तशद्दुद किया। DSP और SHO समेत दर्जनों पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इस्लामाबाद में बाराकहू में भी जत्थे पुलिस से उलझ पड़े। नारोवाल में एहतजाज की वजह से रेलवे फाटक आज दूसरे दिन भी बंद रहा। सफर करने वाले मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। सियालकोट में भी पुलिस एहलकार के जख्मी होने की रिपोर्ट सामने आई। हालात के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी सख्त की गई है। वजारत दाखिला के मुताबिक एहतजाज के दौरान मुल्क भर से 2135 अफराद को गिरफ्तार किया गया, मगर हुकूमत यह दावा कर रही है कि सूरत हाल काबू में आ गई है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने आज ट्वीट किया कि पूरे मुल्क में तमाम अहम शाहराहों पर ट्रैफिक रवानी से जारी है। जत्थों से रियासत ना कभी पहले ब्लैकमेल हुई ना आइंदा होगी। जमहूरियत में मुख्तलिफ हलकों को नुक्ता नज़र की इजाज़त होती है, लेकिन हुकूमत को बज़ौर ताकत ब्लैकमेल कोई नहीं कर सकता। पुलिस और इदारों में तशद्दुद में मुलविस मुजरिमों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी इदारे हमारा फ़ख्र हैं। पूरी दुनिया में वर्दी पहने अफराद रियासत की इज्जत और बका की अलामत समझे जाते हैं। उनकी इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी पर ऐसे ही लाजिम है जैसे रियासत से वफादारी का उसूल। जिन लोगों ने यह उसूल पामाल किया वो कौमी मुजरिम हैं और उनसे वही सलूक होना चाहिए। 2017 से लेकर अब तक हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान 5 मुआहदे हुए। हुकूमतें सरेंडर करती रहीं, मुआहदे करती रहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करती रहीं। अपोजिशन इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज़ी में अपना किरदार अदा करती रही और अपनी सियासत चमकाती रही। 2017 में 21 दिन तक इस्लामाबाद में धरना दिया गया। फिर धरने के बाद उस वक्त की हुक्मरान जमात नून लीग के रहनुमाओं पर हमले शुरू हो गए। 6 मई 2018 को उस वक्त के वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल पर हमला हो गया, जिसमें वो जख्मी हो गए। हमलावर ने अपना ताल्लुक तहरीक लब्बैक से बताया और आम बात यह है कि इस हमले से 6 महीने पहले ही और तहरीक लब्बैक के धरने के बाद नेक्टा ने एक रिपोर्ट जारी की थी। नेक्टा यानी नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, जिसे दहशतगर्दी के खिलाफ अहम इदारा समझा जाता है, उसने दिसंबर 2017 को तहरीक लब्बैक की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी की सिफारिश की थी और हुकूमत से कहा था कि तहरीक लब्बैक की सरगर्मियों की कड़ी निगरानी की जाए। नेक्टा की रिपोर्ट के मुताबिक मुआशरे में पहले ही से पुरतशद्दुद सोच पाई जाती है। ऐसे में तहरीक लब्बैक और इस तरह की दीगर तंजीमों का सामने आना तशवीशनाक है। इस तरह की तंजीमों को काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। नेक्टा ने अपनी रिपोर्ट में मजीद कहा कि तहरीक लब्बैक ने न सिर्फ रियासत की रिट को चैलेंज किया
बल्कि उसे तहस नहस कर दिया। तहरीक लब्बैक का सामने आना मुआशरे के लिए संजीदा खतरा है। इससे दीगर फिरका वाराना जमातों को भी मौका मिलेगा और तशद्दुद बढ़ेगा। तहरीक लब्बैक ने बहुत बड़ी तादाद में तो अपने हामियों को मुतहर्रिक किया, बल्कि अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हुई। ये बहुत खतरनाक मिसाल है। नेक्टा की इस रिपोर्ट में तहरीक लब्बैक से होने वाले हुकूमती मुआहदे पर भी तनकीद की गई। रिपोर्ट के मुताबिक फैज़ाबाद धरने जैसे वाक़यात के जरिए मुतालबात तस्लीम कराने का सिलसिला मुस्तकबिल में रियासत के लिए संगीन चैलेंज बनेगा। इस तरह के मुआहदे कोई अच्छा हल नहीं। नेक्टा ने हुकूमत से सिफारिश की कि तहरीक लब्बैक को मीडिया के जरिए अपनी सोच फैलाने की इजाज़त ना दी जाए। इस हवाले से मजीद सख्ती लाई जाए। नेक्टा ने हुकूमत से यह सिफारिश भी की कि रियासत को अब मजीद अपने इख्तियारात से पीछे नहीं हटना चाहिए, मगर इस रिपोर्ट पर अमल नहीं हुआ। फिर फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला जारी किया, मगर इस फैसले पर अमल करने के बजाय उस फैसले पर ही तनकीद शुरू कर दी गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में लिखा था कि नवंबर 2017 में तहरीक लब्बैक ने फैज़ाबाद इंटरचेंज पर धरना दिया। इस धरने ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मफलूज कर दिया। धरने की क़यादत ने डराया, धमकाया, गालियां दी, लोगों को उकसाया और नफरत का प्रचार किया। जिस शख्स को भी हुकूमत के खिलाफ कोई शिकायत थी वो इस धरने में शामिल हो गया। खुफिया इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शेख रशीद, एजाजुल हक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के उलमा विंग ने ऑडियो पैगामात रिलीज किए। गैर जिम्मेदार सियासतदानों की तरफ से तशद्दुद पर उकसाने वाली तकारीर की गई। तहरीक लब्बैक की लीडरशिप मजीद जाहिरियत और बदसलूकी पर उतर आई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि तमाम हसास इदारों की मुत्तफिका राय है कि तहरीक लब्बैक इस धरने से सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती थी। उन्होंने मजहबी जज्बात को उभारा, नफरत की आग लगाई, मुजाहिरीन तशद्दुद पर उतर आए और इमलाक को तबाह किया। अदालती फैसले के मुताबिक 12 मई के सानहे में मुलविस अफराद जो आला हुकूमती ओहदों पर फाइज थे, रियासत उनके खिलाफ कार्रवाई में नाकाम हुई, जिससे एक बुरी मिसाल कायम हुई, जिसकी वजह से दूसरों को हिम्मत हुई कि वो अपने एजेंडे की तकमील के लिए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करें। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशी जिसके पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी का शनाख्ती कार्ड था, उसने इलेक्शन कमीशन में तहरीक लब्बैक की रजिस्ट्रेशन कराई। कानून के मुताबिक अगर कोई सियासी जमात किसी गैर मुल्की मदद से बनाई जाए तो इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत को रेफरेंस भेज सकता है, और जब वफाकी हुकूमत को ये रेफरेंस मिले तो वो एक नोटिफिकेशन जारी करके उस पार्टी को गैर मुल्की मदद से चलने वाली जमात करार दे सकती है। नोटिफिकेशन के इजरा के 15 दिन के अंदर अंदर हुकूमत ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भेज सकती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट हुकूमती नोटिफिकेशन को दुरुस्त करार देती है तो ये सियासी जमात तहलील हो जाएगी। नेक्टा की रिपोर्ट आई, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मगर इसके बावजूद 4 सालों में 4 दफ़ा ऐसा हुआ कि तहरीक लब्बैक सड़कों पर निकली, जत्थों की शक्ल में पुरतशद्दुद एहतजाज किया, तोड़ फोड़ की, शहरियों को यरगमाल बनाया और फिर हुकूमत ने उनके सामने सरेंडर किया। अब एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। 3 दिन से मुल्क यरगमाल बना हुआ है। पुलिस एहलकारों को तशद्दुद किया गया, उन्हें अगवा किया गया। 3 दिनों तक ये सब कुछ होता रहा, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हुकूमत खामोश रही, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी खामोश रहे, मगर फिर 3 दिन के बाद बड़ा फैसला किया गया और तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे कि आगे क्या होगा। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब। शेख रशीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। शेख साहब, ज़ाहिर माजी में बार बार हमें नज़र आया कि रियासत इनके आगे सरेंडर करती है, ये जत्थों की सूरत में निकलते हैं, रियासत इनसे मुआहदा कर लेती है। 3 दिन से भी वो यही कर रहे थे, रियासती रेट को चैलेंज कर रहे थे, मगर आज फाइनली पाबंदी का ऐलान कर दिया गया है। क्या वजह बनी है? क्या मुकम्मल तौर पर हाथ से निकल गए हैं? देखें, मेरे 3 महीने इनसे मुज़ाकरात में गुजरे। पहले तो एक चीज मैं अपनी क्लियर करना चाहता हूँ। आपके एक चैनल पर हमारे एक दोस्त ने कहा कि मैं कभी जो TLP से मेरी कभी खादम रिजवी मरहूम से या साथ से किसी से मुलाकात नहीं। मैंने लातादाद इनके शूरा से मीटिंग की। इन्होंने देखो, पुलिस के जो सादा कपड़ों में लोग गुजर रहे होते हैं उनको उठा के यरगमाली बनाना शुरू कर दिया और मुतालबे शुरू कर दिए, अगवा करना शुरू कर दिया पुलिस वालों को। ये तो कोई रियासत नहीं बर्दाश्त कर सकती। पाकिस्तान है तो हम सब हैं और इस्लाम का किला पाकिस्तान। हमसे ज्यादा किसने खत्म नबूवत में गिरफ्त? ये 2016 में बनी है पार्टी। 2016 से पहले हम खत्म नबूवत में जेलें काट चुके थे। हम नामूस रसालत पे पहले कैदें काट चुके थे। तो 11B के तहत 1997 के रूल 11B के तहत हमने काबीना को आज 3 बजे भेज दी है कि इन्होंने मुल्क में बदअमनी फैला रहे हैं, इश्तिआल अंगेजी है और इनकी सारी प्रिपरेशन इस मुल्क के निज़ाम को जैम करने की थी। ये इंटरनेशनली इस मुल्क को अंदर से तबाह करने के जो सोचे हैं
ये इसका हिस्सा है कि पाकिस्तान की जीटी ब्लॉक, रोड ब्लॉक हो जाए, मोटरवे ब्लॉक हो जाए, सारे लोग बेचारे कारोबार से, एक ही महीना है दुकानदारों का, रमजान का महीना बेचारों का, रमजान में वो 11 महीनों की रोटी कमाते हैं, उनको रोटी से भी तंग कर दिया जाए। और शहरों पर बकायदा जो सोशल मीडिया के जरिए हदायत दी जाए कि फलाने चौक और फलानी सड़कें जो हैं वो उस पे पहुंचे और 4 बजे यहाँ पहुंच जाएं, 5 बजे वहां पहुंच जाएं। पाकिस्तान है कोई बनाना स्टेट तो नहीं है जी। पाकिस्तान है, हमारे सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं पर मुल्क ने चलना है। मुल्क ने दुनिया में एक पैगाम देना है कि ये ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ एम्बुलेंस भी ना चल सके, जहाँ ऑक्सीजन जो है कोविड-19 की लेके गाड़ियों के डॉक्टरों को उतार कर मारा जाए, जहाँ पे कोई ये सोच सकता है कि अस्पतालों पे जंग पे हमले नहीं होते, जहाँ हॉस्पिटल का निशान हो जिस गाड़ी पे, उस पे कोई दुश्मन का जहाज अटैक नहीं करता। यहाँ अपने हमारे भाई इस्लाम के नाम पर जो है वो उनको अटैक का निशाना बना रहे हैं। ये मुल्क इस तरह तो नहीं चल सकते, फैसले करने होते हैं और हुकूमत ने फैसला बहुत सोच समझ के किया है। इनके साथ 7-7 घंटे की मीटिंग की है और जब हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इनका एजेंडा कुछ और है, इन्होंने 20 तारीख को इस शहर को, इस मुल्क को जो है टोटली स्क्वीज कर देना है और टोटली हालात जो है इस मुल्क के, नबी का झंडा हमने उठाया हुआ है, उस वक्त तो इस पार्टी का वजूद ही नहीं था। सो हमने पूरे गौर गौस और तमाम लोगों की अनथक सोचों के बाद ये फैसला किया कि सारे लोगों को ऑन बोर्ड करके कि इस पार्टी को बैन किया जाए। तो इस पार्टी को आज कैबिनेट में भेज दिया गया है कि 1997 11B के तहत इसको पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियां, इस पर पाबंदी लगा दी जाए। मगर उनके 3 MPs पहले ही सिंध में मुंतखब है, उनका क्या होगा? मुझे लीगल उनकी पोजीशन नहीं पता क्या होगी, लेकिन ये मुझे पता है कि 2 या 3 इनके MPA कराची में हैं। लेकिन ये फैसला जो है ये अब टोटली कैबिनेट ने करना है, वो किसी वक्त भी कर सकती है। इंटीरियर मिनिस्ट्री को जो रिपोर्ट्स आई और सारी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर हमने ये, पंजाब हुकूमत ने भी इसको इंडोर्स किया, तो हमने ये कैबिनेट को आज 3 बजे पहुंचा दिया कैबिनेट में। और ये किस नोयत की पाबंदी है इन पर? माजी में जमातें कलअदम करार दी गई हैं मुल्क में दहशतगर्दी के लिए या फिर बदअमनी फैलाने के लिए। क्या इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं, इनके असासे हैं, वो भी मुंजमद किए जाएंगे? किस नोयत का ये बैन है? अभी तो इनके बैंक अकाउंट्स और इनके असासों के बारे में नहीं, अभी तो ये देखे ना सोशल मीडिया के जरिए अभी तक ये चला रहे हैं फलाने चौक पे। अभी तो इनके सोशल मीडिया के लोगों को हम देख रहे हैं, ये सरेंडर करें, ये कानून के आगे अपने आप को पेश करें, और ये नहीं कि जहाँ कानून के रखवाले कोई सिपाही इक्का दुक्का मिल जाए तो उसको पकड़ के अपनी जगहों पर ले जाएं। सो इन असासों का फैसला और इनके एसेट्स का फैसला और सारा दीगर ये जो है ये लॉ मिनिस्ट्री देखेगी। इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो काम था वो हमने कर दिया है कि हमने इनको बैन करने के लिए रिपोर्ट कर दी है कैबिनेट को। साहब, अगर 3 दिन तक ये रियासत की रिट को चैलेंज करते रहे, हुकूमत खामोश रही, 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 370 जख्मी हो गए, बाकायदा तौर पर पुलिस एहलकारों की तजलील की गई, जो उनके साथ रवैया अपनाया गया, अवाम देखते रहे, सोशल मीडिया पर देखते रहे, मीडिया पर देखते रहे, ये सब कुछ इन्होंने कर लिया, फिर बजाय इसके कि कार्रवाई होती और उसके खिलाफ कार्रवाई करते अचानक बैन कर दिया, पाबंदी लगा दी, तो जो केसेस बने हैं या 3 दिन जो इन्होंने किया है उसके खिलाफ क्या होगा? केसेस होंगे जी, इंशाअल्लाह ताला वो केसेस चलेंगे और जो जो उसमें मुलव्वस पाया गया, और जो बेसिकली इन लोगों का एक ही एजेंडा था कि इस मुल्क को जैम कर दिया जाए, और कोई इनके ये कहना कौन नहीं है जी 22 करोड़ लोगों में नामूस रसालत के लिए, और जिस मुल्क में खत्म नबूवत का सिपाही वजीर दाखिला हो, उस मुल्क में कोई सोच सकता है कि खत्म नबूवत के खिलाफ बात हो? और इमरान खान ने जिस तरह यूनाइटेड नेशन में इस्लाम का झंडा बुलंद किया, इनका एजेंडा और है, देखिए हाथी के दांत खाने के और है, दिखाने के और है। हुकूमत के पास कोई चाराकार नहीं था इस जमात को बैन करने के लिए। शेख साहब, अगर इनका आज एजेंडा और है तो माजी में भी और था। जब आप वजीर दाखिला नहीं थे या इमरान खान वजीर आजम नहीं थे, तब भी इस मुल्क में खत्म नबूवत के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता था, मगर इस मामले को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। तो आज कम से कम ये आप बेंचमार्क बनाएंगे, क्योंकि इस मुल्क में वजीर दाखिला के ऊपर हमला हुआ, एहसन इकबाल साहब के ऊपर, नेक्टा की रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मगर फिर भी पॉलिटिकली इस मामले को इस्तेमाल किया गया भरपूर तरीके से 2018 के इलेक्शन से पहले। मुस्तकबिल में यकीनी बनाएंगे कि आइंदा ऐसा ना हो, तमाम सियासी जमातें मिल के फैसला करें कि इस नाजुक मामले को अपने सियासी फायदे के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा।
ऐसा ही होना चाहिए, सब पार्टियों को मिल बैठना चाहिए। इस मुल्क में चलना है तो सियासी पार्टियां हैं, अगर इस मुल्क में इस तरह इन्होंने उधम मचाना है और अड़बांग मचानी है और इस मुल्क के सारे निज़ाम को हाईजैक करना है, फिर तो मुल्क इस तरह नहीं चला करते। तो सब पार्टियों को बैठना चाहिए। और क्या दुनिया में कोई सोच सकता है कि एम्बुलेंसेस पे हमला हो और ऑक्सीजन जो वेंटिलेटर पर 4-5 हजार लोग लगे हुए हैं उनकी जिंदगियों से खेलने के लिए, ये मैं समझता हूँ ये बड़ी गैर इखलाकी और गैर जिम्मेदाराना हरकत है जो ये कर रहे थे। और जहाँ हमने रूट सारे बहाल कर दिए, इंशाल्लाह कल तक और बहाल हो जाएंगे, जो छोटे मोटे रह गए हैं वहाँ इंशाल्लाह ताला जो आईनी और कानूनी, जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा। अच्छा, जैसे फाइज ईसा के फैसले में लिखा है और एजेंसी की रिपोर्ट्स को कोट किया गया कि शेख रशीद साहब, आप, एजाजुल हक साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उलमा विंग ने उस वक्त 2017 में जब तहरीक लब्बैक सड़कों पर थी और सारा मामला हो रहा था तो ऑडियो पैगामात रिलीज़ किए, तो सियासी सूरत हाल का फ़ायदा उठाया। आप समझते हैं उस वक्त गलत किया गया? मैं कभी धरने की तरफ नहीं गया और मैंने ना कभी खादम साहब से मिला हूँ, ना कभी मैंने मीटिंग्स इनकी शुरा के साथ की हैं, ना साथ से मिला हूँ। ये सरासर गलत है। और मैंने आपको कहा खत्म नबूवत का मैं सफाई इस वक्त था जिस वक्त ये पार्टी वजूद में भी नहीं थी। लेकिन अफसोस ये है कि बाज लोग मुझे ये कह के नफी कर रहे हैं खत्म नबूवत के लिए और नामूस रसालत के लिए एक क्या 100 वजारतें कुर्बान हो सकती हैं, लेकिन इस मुल्क को कुर्बान नहीं किया जा सकता। थाने और पुलिस वालों को घरों के बाहर से सिर्फ पुलिस वर्दी में से उठा के आप उनको यरगमाली बनाएं, अगवा करके रात में ले जाएं और उनके घर वालों से ये पैगाम और उनसे ये दिलवाएं कि हमारे ये मुतालबे मान लें वरना हम इनको जान से मार देंगे, इस तरह तो फिर नहीं होगा। और सब अगर रिट पहली दफ़ा नहीं चैलेंज की है, रियासत ने इनसे 4 दफ़ा मुआहदे किए हैं, आपकी हुकूमत से पहले भी, आपकी हुकूमत के बाद भी, और जब जब मुआहदा किया ये मजबूत होते चले गए और लिमिट्स क्रॉस करते चले गए। इस दफ़ा जत्थों ने ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर दी, तो आपको एहसास है कि आइंदा ये नहीं करना है, मुआहदों के जरिए सरेंडर रियासत ने नहीं करना है जत्थों के आगे? मैं तो समझता हूं कि बिल्कुल एहसास है, इसके बावजूद हम ये बात असेंबली में ले जाने के लिए तैयार थे और वजीर आजम ने खुद कहा। लेकिन जो ये वर्डिंग मसवदा चाहते हैं उससे तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात थी। क्या अब हमने इनको फ्रंट फुट पे लिया, वरना हुकूमतें तो इनके आगे सरेंडर करती रही हैं। पहले भी जो हालात हुए हैं हमने इनको ये जब देखा कि भाई ये बाज नहीं आ रहे और इनका एजेंडा कोई और है, और हमने इनको मसवदा जो है वो 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 7 दफा इनसे जाके दिया और उनको बेहतर बनाने की कोशिश की। लेकिन ये जिस जगह खड़े हुए थे उससे हटे नहीं और इनके जो मुतालबे थे उससे पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाने। मगर शेख साहब, आज फाइनली जो आपने इस पर पाबंदी लगाई, इनकी इतनी इन्होंने जो किया जत्थों ने 3 दिन तक, इसके अलावा इनसे मुआहदे करने के बाद जो आप कह रहे हैं हमने फ्रंट फुट पर आकर इनको लिया है, उसकी 2 वजूहात नहीं है कि जब नून लीग के साथ हो रहा था तो बतौर सियासी जमातें कैसे इसका सियासी फ़ायदा उठा रही थी, मगर आज आपके खिलाफ मुल्क की बड़ी सियासी जमातें वो नहीं कर रही हैं जो आप लोगों ने किया। दूसरा, उस वक्त इदारे कहीं और खड़े थे मगर आज इदारे भी मुकम्मल तौर पर आपकी सपोर्ट में खड़े हैं, जिसकी वजह से आप फ्रंट फुट पर आकर इस वक्त रियासत की रिट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं क्योंकि कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है सिचुएशन को। देखें, जमातों का तो मुझे पता नहीं, तमाम अदारे ऑन बोर्ड है। इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो अदारों की एक आप कह सकते हैं स्पोक्स पर्सन होती है। तमाम अदारे ऑन बोर्ड हैं। कल से ये फैसला था लेकिन इसके लीगल प्रोसीजर में टाइम लगा, ये कल ही हो जाना था लेकिन टाइम लगा। तमाम अदारे ऑन बोर्ड है। सारी पाकिस्तान की तमाम जो अदारे हैं वो पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती, इस्लाम की सरबुलंदी और खत्म नबूवत के लिए एक है, नामूस रसालत के लिए एक है। लेकिन किसी तशद्दुद, किसी दहशतगर्दी के साथ वो नहीं खड़े, पाकिस्तान के साथ अदारे खड़े हैं और पाकिस्तान के अदारों की सपोर्ट के साथ ही ये चीज़ कैबिनेट में आज गई है। इनके सरबराह साद रिजवी जो गिरफ्तार हैं उनके मुकदमात का क्या होगा, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे वो? जो कानून और आइन और अदालत फैसला करेगी वही होगा। और जैसा मैंने माजी में देखा है कि कदम जमातें नाम बदल के भी मुल्क में ऑपरेट करती रही हैं या उन्हें करने दिया गया है, कि माजी वाला मामला होगा या क्या होगा? उसका तो मैं जिम्मेदार अभी नहीं हो सकता, जब करेंगी तो देखेंगे क्या होगा। अभी तो जो सूरत हाल है आज की वो मैंने आपसे गुजारिश कर दी है। और ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इस मुल्क में कि 2016 से एक जमात जो आई है
उससे बहुत पहले हम खत्म नबूवत की तहरीक चला चुके हैं, उससे बहुत पहले हम नामूस रसालत में और खत्म नबूवत में जेल जा चुके हैं। अब इस पाकिस्तान को अगर कोई आदमी ये समझता है कि इश्ताल अंगेजी से, नफरत अंगेजी से और अमन अमा को तबाह करके सारे मुल्क के नकलो हमल को तबाह बर्बाद करके इस हुकूमत को डिक्टेट किया जा सकता है, तो वो नहीं हो सकता जी। और शेख साहब, फिर ये डिक्टेट करना, हुकूमतों को ब्लैकमेल करना आज गलत है तो 2018 से पहले भी गलत था? बिल्कुल गलत किया, और जो कुछ इनसे बातचीत की गई, अभी मैं बहुत सारी बातें आपको बता नहीं सकता क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री में सारी एजेंसीज की इतलात आती हैं। इनका एजेंडा बड़ा एजेंडा था और ये बड़ी जल्दी फिर भी हालात काबू में आ गए, वरना ख्याल ये था कि ये 7-8 दिन तक ये हंगामा रही इस मुल्क में रहेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 24 घंटों में या 2 दिनों में ये ठीक होगी और 1 आधे दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्या वाकई मामला यहाँ ख़त्म हो गया है? इस पर मज़ीद तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, हमारे साथ शेख रशीद अहमद साहब मौजूद थे। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगा दी गई है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और आज एक और अहम सियासी डेवलपमेंट हुई है, शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई है। अब जो नून लीग की पॉलिसी है वो किस तरफ जाएगी? जब पीडीएम में इख्तलाफात हैं, क्या शहबाज शरीफ लीड करेंगे, मरीम नवाज साहिबा लीड करेंगी, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हामिद मीर साहब मौजूद हैं, फाद हुसैन साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हामिद मीर साहब, सबसे पहले हमारे साथ शेख रशीद अहमद साहब भी मौजूद थे और उनका ये कहना है कि जी ये नहीं हो सकता कि ये इख्तियार दे दिया जाए कि मुल्क में इस किस्म की इंतशार फैलाया जाए कि जो तहरीक लब्बैक कर रही थी, और उनका तो प्रोग्राम इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। माजी में रियासत ने 4 मुआहदे किए, इस दफ़ा पाबंदी आई। मैं आपके शो में भी देख रहा था कि माजी में जिस तरीके से सियासी जमातें रिएक्ट करती थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी उस तरीके से हुकूमत को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हैं। आपको लग रहा है कि बड़ा हतमी फैसला हुआ है रियासत की तरफ से भी इस मामले को इस तरह देखने का, क्या आइंदा जत्थे रियासत की रिट को ना चैलेंज करें? देखिए, मैं बिल्कुल टेक्निकल और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। एक तो यह है कि शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने टेक्निकल और लीगल रास्ता अख्तियार नहीं किया। ये उन्होंने खुद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पाबंदी का ऐलान कर दिया है, जबकि जो फरवरी 2019 में जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस मशीर आलम का फैसला आया था फैज़ाबाद धरना केस में, उन्होंने पूरा पहले एक रोड मैप दिया है कि पहले तो उन्होंने बताया कि टीएलपी जो है इसको फॉरेन फंडिंग मिल रही है, ये उन्होंने साबित किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपनी दिए हैं उससे उन्होंने साबित किया है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जब किसी जमात पर यह साबित हो जाए कि इसको फॉरेन फंडिंग मिल रही है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके खिलाफ कार्रवाई करता है और वो रेफरेंस भेजता है फेडरल गवर्नमेंट को और फिर पाबंदी लगती है। तो ये रास्ता था, लेकिन इस रास्ते से हुकूमत नहीं की गई और शेख साहब ने जो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 है उसी के तहत इस पर पाबंदी लगाई है। और यही बात काजी फायद ईसा साहब ने भी अपनी जजमेंट के आखिर में जाकर लिखी थी कि इस तरीके से आप इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो उस जजमेंट पर तो हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया। जजमेंट लिखने वाले जज को उन्होंने इबरत की मिसाल बनाने की कोशिश की, और अभी भी अगर वो उस जजमेंट में जो रास्ता दिया हुआ है उसी रास्ते पर चलते तो ये हो जाता, टेक्निकल तरीके से एक साउंड तरीका होता, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जरिए नहीं किया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह एक ज़माने में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई गई थी रियासत पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उसको फिर अदालत से रिलीफ मिल गई। फिर इसी तरह एक और ज़माना आया तो नेशनल अवामी पार्टी थी जो नैप, उस पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन वो जमात जो है वो दूसरे नाम से आज एएनपी के नाम से काम कर रही है, वो बीएनपी के नाम से काम कर रही है, वो नेशनल पार्टी के नाम से काम कर रही है। इसी तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने स्पाई साहबा पर पाबंदी लगाई, वो एक नए नाम से काम कर रही है। तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफरिया पर पाबंदी लगाई, वो एक और नाम से काम कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो शेख रशीद साहब ने आज जिस पाबंदी का ऐलान किया है इस सही रास्ता अख्तियार नहीं किया। जस्टिस काजी फायद ईसा की जजमेंट के रास्ते से वो नहीं जाएंगे तो मतलूबा नताइज नहीं मिलेंगे। फौजन साहब, जो कुछ पाकिस्तान की सड़कों पर होता रहा, जो कुछ पाकिस्तान की पुलिस के साथ होता रहा, उसके बाद हुकूमत ने कार्रवाई की है। आपको लग रहा है ये हतमी कार्रवाई है, या फिर माजी में सियासी जमातें नहीं कलदम तंजीमें भी नाम बदल के ऑपरेट कर लेती? हमने शेख रशीद अहमद साहब से सवाल भी पूछा, इसका अभी कोई वाज़ेह जवाब उनके पास था नहीं। आपको लग रहा है कि एक वाज़ेह रियासती इस वक्त फैसला है या नहीं है? शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, इसमें 2 पहलू हैं इसके। एक तो यह है कि वो बैन लगाया, उस बैन की कानूनी हैसियत क्या है, क्या उसका प्रोसीजर दुरुस्त था नहीं था, जो अभी हामिद मीर साहब बात कर रहे थे। लेकिन दूसरा उसका पहलू यह कि अगर बैन लगा भी दिया तो वो जो फैसला साजी हुई है उसमें इतनी देर क्यों हुई है,
वो किस तरीके से हुई है, और जो 72 घंटे में गदर मचता रहा है वो उसका जिम्मेदार कौन है। यानी 3 दिन बाद ये कहते हैं हम एक जमात को बैन कर रहे हैं, इससे आप अपने ऊपर से प्रेशर तो शायद उठा सकते हैं, लेकिन जो 3 दिन रियासत गायब रही और जिस तरीके से सड़कें और मोटरवेज और हाईवेज बंद होते रहे और जानो माल का नुकसान होता रहा, और जो पुलिस जो कि रियासत है उसके ऊपर तशद्दुद होता रहा, उसका जवाब देगा। तो यानी कि मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एक पहलू है। हमें इनको 2 अलग तरीके से देखना चाहिए। शेख रशीद साहब ने एक ऐलान करके अपने ऊपर से शायद की जिम्मेदारी उतारने की कोशिश की है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को ये पिछले 3 दिन में जो मामलात हुए इसका जवाब देना जरूरी है। जब तक इसका हल सामने नहीं आएगा तो कल को अगर इस तरह की सूरत हाल फिर डेवलप होगी तो फिर रियासत गायब होगी। एंड नुकसान तो पाकिस्तान की आवाम का है और रियासत की साख का है। हामिद मीर साहब, ये हुआ क्या कि 2 दिन तक जो कुछ होता रहा, जो पुलिस एहलकारों के साथ होता रहा, क्या हुकूमत तैयार नहीं थी, कोई इंटेलिजेंस इतलात नहीं थी? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि वो हमसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड होकर आते थे, जिस किस्म के मामलात वो देख रहे थे। क्या हुकूमत को पता नहीं था ये होगा, या पता था, हुकूमत को समझ में नहीं आई इसको डील कैसे करना है, या ये भी पता था कि डील कैसे करना है मगर होने दिया गया? देखिए शाहज़ेब खानज़ादा साहब, हमें अपने साथ भी सच बोलना चाहिए और अपने व्यूअर्स और रीडर्स के साथ भी सच बोलना चाहिए। हुकूमत को सारा पता था, हुकूमत को सारा पता था। इसी हुकूमत के 2 वज़ीरों ने, एजाज शाह साहब ने जो नवंबर 2020 में वज़ीर दाखिला थे, और नूरुल हक कादरी साहब जो नवंबर 2020 में वज़ीर मजहबी अमूर थे और इस्लामाबाद के कमिश्नर जो हैं, उन्होंने एक तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत किए। और एक तरफ हुकूमत के नुमाइंदों के दस्तखत थे, दूसरी तरफ जो है तहरीक लब्बैक के 3 नुमाइंदों के दस्तखत थे। और उस तहरीरी मुआहदे में हुकूमत पाकिस्तान ने ये वादा किया इस तंजीम के साथ कि हम 2 से 3 महीने के अंदर अंदर फ़्रांस के सफ़ीर को निकाल देंगे और एक कानून साजी भी करेंगे, पार्लियामेंट से एक लॉ भी पास करेंगे। तो ये खुद इस हुकूमत ने, इस रियासत ने खुद सरेंडर किया इस तंजीम को जिस पर आज ये पाबंदी कह रहे हैं हम लगा देंगे, उसको उसके साथ वादा किया कि हम फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाल देंगे। अब जब 2-3 महीने पूरे हो गए तो वो ये तहरीरी मुआहदा इनको ला ला कर दिखाते थे। उस मुआहदे में शेख रशीद साहब की हुकूमत ने माना हुआ था कि हम सफ़ीर साहब को निकाल देंगे। अगर आपने नहीं निकालना था और आप समझते थे कि उनको निकालने से इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए मसाइल क्रिएट होंगे, तो क्यों आपने लिख कर दिया था, क्यों लिख के दिया था? और फिर बाद में जब शेख साहब वज़ीर दाखिला बन गए तो इनका फिर उनके साथ रब्ता भी रहा और ये वो जो डेडलाइन थी उसमें एक्सटेंशन की कोशिश भी करते रहे। तो ये बिल्कुल रियासत को पता था। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि आप फैज़ाबाद धरना केस में काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जजमेंट को पढ़ लें। उन्होंने तहरीक लब्बैक जो है उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है उसको कंगाला है और उसमें जो रियासती इदारों ने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक जो है वो एक मॉन्स्टर बन गई और रियासत के लिए ख़तरा बन गई। वो काजी साहब ने सारा लिख दिया हुआ है, रोड मैप दे दिया है किस तरह टैकल करना है। इनसे नहीं हुआ क्योंकि इनको काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं उनकी जजमेंट से भी इख्तलाफ था और उनकी शख्सियत से भी इख्तलाफ था। और सब काजी फ़ायज़ साहब के कुछ जो मंदरजात हैं उस जजमेंट के हमने अवाम के सामने रखे भी हैं, माजी में भी रखे थे। उन्होंने ज़ाहिर इस हवाले से बहुत तफसील से बात की थी। दुरुस्त कह रहे हैं आप फवाद हुसैन साहब, आपको लग रहा है कि रियासत को समझ नहीं आया, ये रियासत एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि जत्थों की सूरत में वो करेंगे जो किया गया, पुलिस वालों के साथ, एम्बुलेंसेस के साथ ये सब कुछ हो जाएगा, या फिर रियासत ही जिम्मेदार है जिस तरीके से बार बार मुआहदे करके इन जत्थों को मजबूत करती रही और नौबत यहाँ तक आ गई? देखिए साहब, ये पहली बार तो नहीं है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की और रियासत पाकिस्तान कटा हुआ है। मुतअद्दिद बार ये हो चुका है और जब भी हुआ है तो उसके नतीजे में हुआ ये है कि रियासत को टेकने पड़े। अब ये बात हम सब के सामने बिल्कुल वाज़ेह कि ये जो तहरीरी मुआहदा था इसमें रियासत पाकिस्तान जो है उसके दस्तखत थे, वो सीनियर हुकूमतकारों ने इसमें हिस्सा डाला था। अब अगर रियासत पाकिस्तान या हुकूमत ये सोच रही है हमने एक बार एक दस्तखत कर दिया, एक मुआहदा कर दिया और कल को जो कुछ होगा उसमें हम निपट लेंगे, तो ये तो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना एक रवैया है हुक्मरानी वाले से। ये जो 2-3 दिन में हुआ है शाहजेब, मुझे इसमें सिर्फ टीएल के हवाले जो हमारे सामने मामलात आए उससे जो एक बड़ा इशू नजर आ रहा है वो एक गवर्नेंस का इशू है, फैसला साल इशू है। यानी ये रियासत और ये हुकूमत किस तरीके से फैसले कर रही है, बुनियादों पर फैसले कर रहे
और कितनी मेच्योरिटी थी ये करने में। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि रियासत पाकिस्तान को ये पता हो कि अगर ये टीएलपी सड़कों पे आ गई तो उसके लिए तैयारी क्यों नहीं थी? अगर तैयारी थी तो क्यों फेल हुई? अगर फैसला साजी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? किस डर से हुई? और उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान और खास तौर पर वजीर दाखिला पाकिस्तान कहां पे गायब थे जिस वक्त लोगों पाकिस्तानियों को हुकूमत नजर आ रही थी? शाहजेब साहब, उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान हमारी नजरों से गायब थी। साहब हामिद साहब, आखिर में एक और जो डेवलपमेंट हुई है मैं ज़रा उस पर भी बात करना चाहूँगा, और वह है शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत होना। ज़ाहिर है बहुत ज़राए से ये ख़बरें आ रही हैं कि बहरहाल इख्तलाफात हैं। दरसका का इलेक्शन हुआ, उसमें भी पूरी कोशिश थी कि जो क्रेडिट है वो हमजा शहबाज साहब को मिले, और शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि मरियम साहिबा ने जज्बाती होकर वो उन्होंने सियासी तौर पर मामलात को डील किया है। पीपल्स पार्टी के साथ भी इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए था, वो लड़काना भी चली गई, जिस किस्म की नारेबाजी भी की गई। उन्हें नहीं था शहबाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी पर इतना भरोसा, इत्तिहाद ज़रूर करते मगर इतना आगे ना जाते। आपको लग रहा है कुछ सियासी स्ट्रैटेजी में फ़र्क आएगा या इख्तलाफात हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी इस सवाल में जो आप पूछना चाह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरे ज़ाती तौर पर इल्म में है। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा जो कुछ भी कर रही थी वो नवाज़ शरीफ साहब के मशवरे से कर रही थी। शहबाज शरीफ साहब जो कुछ भी कर रहे थे नवाज़ शरीफ साहब के मशवरे से कर रहे थे। हमजा शहबाज और मरियम नवाज़ जो हैं उनके दरमियान और शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान जो इख्तलाफात की बातें हैं ये तो मैं को पिछले 20-25 साल से सुन रहा हूँ, और पिछले 2-2.5 साल में भी मैंने बड़े किस्से कहानियाँ सुने हैं। लेकिन ये बात मेरे ज़ाती तौर पर इल्म में है कि जब शहबाज शरीफ साहब इस दौर में एक दफ़ा गिरफ्तारी के बाद रहा हो गए, और रहाई के बाद जब सितंबर 2020 में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें मौजूद थे शहबाज शरीफ साहब और उसमें मरियम साहबा भी मौजूद थी, और जब PDM तश्कील पा गई थी तो उसके बाद आगे चलने के लिए फिर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ साहबा के दरमियान कुछ मामला जो हैं वो तय हो गए थे। उनको पता था, उनको ये बताया गया था कि आपके दरमियान इख्तलाफात को बढ़ाने की कोशिश होगी, और फिर नवाज़ शरीफ साहब भी ऑन बोर्ड थे और उसमें मुस्लिम लीग नून के बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बताया गया। लेकिन मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहबा जो हैं शहबाज शरीफ साहब जो हैं इन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत से मामला तय कर लिए थे, और हमजा शहबाज और मरियम नवाज़ के दरमियान भी बहुत से मामला तय हो गए थे। जब ये बात पता चली कि अब शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ साहबा के दरमियान इख्तलाफात को बढ़ाना मुमकिन नहीं रहा, तो फिर मेरी इतला के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जैसे ही उनकी ज़मानत हुई है तो एक दफ़ा फिर ये बात कही जा रही है, आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूँ, आप देख लीजिएगा कि जब शहबाज शरीफ साहब रहा होंगे तो जैसा कि आज मरियम साहबा ने उनकी रिहाई का खैर मकदम किया है, तो वो अपनी पार्टी की नायब सदर हैं, तो वो शहबाज शरीफ साहब की जो क़यादत है उसको पहले भी तस्लीम कर रही थी जब वो गिरफ्तार नहीं थे, आइंदा भी उसको तस्लीम करेंगी। और एक बात और है कि ख्वाह शहबाज शरीफ हों, मरियम नवाज़ हों या हमजा नवाज़ हों, तीनों का लीडर तो एक ही है ना, वो नवाज़ शरीफ है। तो जब लीडर नवाज़ शरीफ है और आखिरी फैसला नवाज़ शरीफ का है, तो ये दोनों भले आपस में लड़ें भी तो इनकी लड़ाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इनमें कोई लड़ाई नहीं है। हसन साहब, आपको क्या लग रहा है, कोई हिकमत अमली में तब्दीली या फिर इख्तलाफात होना और कोई और लीड करे, अब शहबाज शरीफ साहब करे, कुछ ऐसा होगा? देखिए, में बुनियादी नुकता जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में लीडरशिप है जो मैटर करती है वो नवाज शरीफ की है, शुरू से था और अब भी इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। मरियम साहिबा जो कुछ कर रही थी वो मियां नवाज शरीफ साहब के दामाद के मुताबिक कर रही थी, और शहबाज साहब अब जब रिहाई के सदारती जो जिम्मेदारियां हैं उनको एक बार फिर संभालिए तो वो भी वही कुछ करेंगे जो मियां शरीफ की बयानिया के मुताबिक होगा। हाँ, मुझे थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है, इम्कानात है एक फर्क होने के, वो ये है कि हिकमत अमली कुछ हद तक तब्दील हो सकती है, और उसकी वजह ये है कि देखिए जो कुछ PDM करने निकली थी 8 से 6 महीने पहले वो तो हुआ नहीं। अब उसके नतीजे में जाहिर बात है कि पीपल्स पार्टी और PMLN की राहें जो है वो जुदा हो गई। PMLN ने अब अपनी देखी, और मेरे ख्याल जमात के अंदर ये बहस जरूर है कि उस सियासत को आगे बढ़ाने के लिए और अगले इलेक्शन में अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए और अपने आप को इक़्तिदार के करीब लाने के लिए हमें कौन सा बयानिया अपनाना है और उस बयानिए को ऑपरेशनलाइज किसने करना है। तो उस हवाले से ऐन मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब के आने से हिकमत अमली कुछ हद तक जो हल्की सी मुफाहिमत हमें नजर आए और किसी और ज्यादा स्पेस क्रिएट करने की कोशिश हो जिसमें मुस्लिम नून अपनी सियासत कर सके। लेकिन ये सब कुछ तभी होगा जब उसमें मियां नवाज शरीफ साहब की जो मर्जी है वो शामिल होगी। तो शहबाज साहब का बड़ा चैलेंज में ये होगा कि अपने बड़े भाई को किसी तरीके से कन्विंस कराएं कि थोड़ी सी हिकमत में तब्दीली लाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, दुर की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आंकड़ों पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
क्रिकेट के मैदान से एक के बाद एक अच्छी खबर आ रही है और सबसे बड़ी खबर यह है कि कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम वनडे की आलमी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर आ गए हैं। स्टार बैट्समैन ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज का इख्तिताम दुनिया क्रिकेट के नंबर 1 बैट्समैन की हैसियत से किया और भारत के विराट कोहली से 41 महीने बाद पहली पोजीशन छीन ली, जो 2017 से मुसलसल नंबर 1 पोजीशन पर थे। आईसीसी वनडे रैंकिंग में बाबर आजम 865 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं, जबकि विराट कोहली 857 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं। वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में पहली पोजीशन पर आने वाले बाबर आजम का T20 की आलमी रैंकिंग में तीसरा और टेस्ट में छठा नंबर है और उनके अलावा सिर्फ विराट कोहली दुनिया के वो वाहिद बैट्समैन हैं जो फिलहाल तीनों फॉर्मेट्स के इब्तिदाई 6 बल्लेबाजों की फहरिस्त में शामिल हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में बाबर आजम वो चौथे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये एजाज़ हासिल किया है। इससे पहले ज़हीर अब्बास ने 1983 में पहली पोजीशन हासिल की, फिर जावेद मियादाद ने 1987 में एजाज़ हासिल किया। 2003 में मोहम्मद यूसुफ ने आईसीसी वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल की थी और आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 मैच में बाबर आजम ने शानदार सेंचुरी स्कोर की और एक से ज़ायद रिकॉर्ड अपने नाम किए। उन्होंने 122 रन की इनफरादी इनिंग्स खेली, जो T20 इंटरनेशनल में किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज की सबसे बड़ी इनिंग्स है। ये जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी मुख्तसर तरीन फॉर्मेट में सबसे बड़ी इनिंग्स है। बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान के साथ 197 रन की शराकत कायम की, जो T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की जानिब से किसी भी विकेट पर सबसे बड़ी शराकत है। आज सेंचुरियन में पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 18 ओवर्स में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। बाबर आजम 122 रन बनाकर आउट हुए, जब टीम का मजमूई स्कोर 197 पर पहुंच चुका था। इससे पहले 3 अप्रैल को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई और इसके साथ ही वो सबसे कम इनिंग्स में 13 सेंचुरियां बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए थे। उन्होंने ये कारनामा 76 इनिंग्स में अंजाम दिया। बाबर आजम आईसीसी की T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में भी नंबर 1 पोजीशन पर रहे हैं और इन दिनों तीसरी पोजीशन पर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।